हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करते सब अच्छे ही होंगे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं चैप्टर 2 एसएसटी में। जिस तरीके से हमने चैप्टर 1 आपको समझाया हुआ है, जिन लोगों ने एसएसटी का चैप्टर 1 नहीं पढ़ा हुआ है वो एक बार शुरू से उसके पार्ट साथ 2 या 3 पार्ट में कंप्लीट टॉपिक है, एक बार उसको शुरू से पढ़िएगा, क्योंकि बीच से आप पढ़ेंगे समझ में नहीं आएगा। मैंने शुरू से आखिरी तक एक ही लेवल बना रखा है, ठीक है। तो यहीं पे चैप्टर 2 हमारा आता है भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद क्या होता है कि धीरे धीरे कैसे भारत का राष्ट्रीय विकास हुआ, किन मुद्दों से लोगों ने किस तरीके से अंग्रेजों की वस्तुओं का बहिष्कार किया, कौन कौन से आंदोलन चलाए गए ताकि भारत जो है अंग्रेज जो है भारत छोड़कर चले गए, और ऐसी अवस्था में भारत का राष्ट्रवाद हो गया, ठीक है। तो इसी में सबसे पहले हमारी शुरुआत होती है अंग्रेजों को भगाने के तौर पे। पहली शुरुआत होती है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये आंदोलन क्या था, इसकी क्या क्या सीमाएं थी, सारा प्रश्न लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था, इसकी क्या क्या विशेषताएं थी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसका मतलब होता है विनय सहित अवज्ञा करना, आज्ञा न मानने वाला आंदोलन, यानी नियम पूर्व विनय पूर्वक आंदोलन न मानना। क्या किया गया कि अंग्रेजों की जो भी वस्तुएं थी, गांधी जी ने इसकी स्टार्टिंग की थी, और इसकी स्टार्टिंग डांडी मार्च से की थी। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने जो था डांडी मार्च शुरू की थी, जो 6 अप्रैल 1930 को जो समाप्त की गई थी। इस डांडी मार्च में ये गुजरात के साबरमती आश्रम से चले हुए थे, डांडी नामक स्थान तक पहुंचे थे, और वहां से इन्होंने क्या किया था, इनके साथ 78 लोग थे। हालांकि रास्ते में बहुत सारे लोग इनसे और भी जुड़ते चले गए। मिनिमम 240 मील की दूरी तय करके डांडी नामक स्थान पर पहुंचे थे, और वहां इन्होंने अपने हाथ से नमक बनाया था, और इनका जो है इनकी आज्ञा मानने से मना कर दिया। अंग्रेजों ने क्या किया था, अंग्रेजों ने नमक पर भी कर लगा दिया। हालांकि नमक हमारे भारत का था, यही नमक बनता था, भारतीय नमक बनाते थे, और फिर भी अंग्रेज जो है उसको बिक्री के लिए नमक पर कर लगा दिए। तो उस कर को समाप्त कराने के लिए गांधी जी ने क्या किया, कहा नहीं, अब हम तुम्हारा एक कर नहीं मानेंगे, तुम्हारा नियम नहीं मानेंगे, और नियम पूर्वक आपसे कहते हैं कि हम कोई लड़ाई नहीं कर रहे, लेकिन ये कर हम आपको स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने स्वयं जाकर के नमक बनाया था। तभी से जो है देश के सभी राज्यों में जो था, अन्य हिस्सों में भी क्या हुआ, लोगों ने नमक की जो बड़ी बड़ी सरकारी गोदामें थी उनका बहिष्कार किया, उनके सामने हड़ताल लगा कर दी, और कहा नमक बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाए, हम अपना खुद नमक बनाएंगे, बेचेंगे, यहाँ पर इसका कर आपको नहीं देंगे। जब ये सब हुआ तो इसके साथ साथ लोगों ने क्या किया कि जो विदेश, ब्रिटेन से जो अंग्रेज जो वस्तुएं मंगाते थे वहाँ से सस्ते रेट में, और यहाँ बहुत महंगी बेचते थे, तो लोगों ने उन वस्तुओं पर भी उनका भी बहिष्कार कर दिया। जो विदेशी कपड़े थे उनको जला दिया गया, और जो भी विदेशी वस्तुएं थी उनको वापस कर दिया, कहा हम आपकी कोई भी चीज़ स्वीकार नहीं करेंगे। तो इसी को सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा गया। इसकी शुरुआत गांधी जी द्वारा 1930 ईस्वी में की गई थी, और इसमें नेतृत्व गांधी जी ने किया था। या क्या था, एक अहिंसक प्रतिरोध था, या कोई हिंसा नहीं थी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, एक अहिंसक प्रतिरोध था, क्योंकि भारतीय नागरिकों ने सामूहिक रूप से अंग्रेजों द्वारा उनके खिलाफ बनाए गए अन्यायपूर्ण कानूनों और नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया। जो भारतीय थे उन्होंने सामूहिक रूप से नियमबद्ध तरीके से जो भी अंग्रेजों ने अन्यायपूर्ण नियम और अधिकार बनाए हुए थे उन सभी का विरोध किया, और उसी को जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया, ठीक है। इसकी स्टार्टिंग कब से हुई थी, डांडी मार्च से शुरू हुई थी। डांडी मार्च कब हुआ था, अभी मैंने आपको बताया, 12 मार्च 1930 ईस्वी को शुरुआत हुई थी, और 6 अप्रैल 1930 को इसका एंड हुआ था। धीरे धीरे यह एक सर्वसमावेशी जन आंदोलन में बदल गया। इसमें लाखों भारतीय शामिल हुए। डांडी मार्च में केवल 78 लोग चले थे गांधी जी के साथ में, लेकिन हाँ, बाद में रास्ते में बहुत सारे लोग जुड़ते गए, फिर अन्य देश के अन्य हिस्सों में भी लोगों ने वही नियम अपनाया, तो इसीलिए लाखों लोग जुड़ गए इसमें, ठीक है। इसमें नमक कानून तोड़ना, ब्रिटेन से आए थे सामान, जो भी ब्रिटेन से वस्तुएं आती थी उन सभी को खरीदने से इनकार कर देते थे, कोई कर नहीं देते थे। स्कूल कॉलेज जैसी संस्थाओं का बहिष्कार कर दिया था कि नहीं, हम आपकी कोई भी संस्था को नहीं मानेंगे, और हम जो है आपके खिलाफ आपका कोई भी नियम नहीं मानने वाले हैं। क्या होता है, गांधी जी ने नमक पर लगने वाले टैक्स का विरोध करने का निर्णय लिया। गांधी जी ने डिसाइड किया था कि नहीं, हम नमक का टैक्स नहीं देने देंगे भारतीयों को, और उसी को विरोध के लिए उन्होंने क्या किया, उन्हें विश्वास था कि पूरे देश को एक करने के लिए केवल नमक ही एक शक्तिशाली हथियार है जिसके माध्यम से सभी को एक साथ किया जा सकता है। जब इन्होंने नमक पर विरोध किया तो फिर कुछ लोगों ने इनकी हंसी भी बनाई, बहुत सारे गद्दार लोग भी थे, उन लोगों ने हंसी बनाई, हालांकि उसमें अंग्रेज भी शामिल थे। अंग्रेज में क्या इन्होंने रोका, तो नमक रोका, और इन्हें ये नहीं पता था कि एक शक्ति जुटाई जा रही थी। जब नमक जो लोग जब नमक के लिए लाखों लोग इकट्ठे हो सकते हैं, तो एक बड़े नियम को रोकने के लिए भी तो वो भीड़ आ सकती है। तो इन्हें नहीं पता था, हालांकि इन्होंने उसको मजाक समझा था। गांधी जी ने क्या किया, उसमें वायसराय जो थे इरविन थे, तो इन्होंने इरविन को एक चिट्ठी लिखी, और उस चिट्ठी में कई अन्य मांगों के साथ नमक को समाप्त करने की भी मांग रखी थी। क्या होता है दांडी मार्च, कैसे होता है, देखिए। दांडी मार्च जो था 12 मार्च 1930 को शुरुआत इसकी हुई थी,
और उनके साथ 78 अनुयायी शामिल थे। 24 दिनों तक इन्होंने यात्रा 240 मील थी, बहुत लंबी सफर थी और उस वक्त कोई वाहन घोड़ा गाड़ी थे नहीं, तो इन्होंने पैदल चले थे। 24 दिनों तक पैदल चलते लगातार और 240 मील की दूरी तय की थी। कई अन्य लोग भी रास्ते में इनके साथ हो लिए थे। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने मुट्ठी भर नमक उठाकर प्रतीकात्मक रूप से इस कानून को तोड़ दिया था। ठीक है, तो दांडी मार्च में होता क्या है कि इसकी शुरुआत जो थी अब सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में की गई और देश के विभिन्न भागों में भी हजारों लोगों ने नमक कानून को तोड़ा था। केवल आप ये स्टोरी एक समझ लीजिएगा, बना के आप वहां पे लिख देंगे क्योंकि वहां पे कठिन आता है, आपको बनाना सृष्टि मुश्किल पड़ता है। लोगों ने सरकारी नमक कारखानों के सामने धरना किया, जो नमक कारखाने थे सामने, तो उनसे धरना किया, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया, किसानों ने लगान देने से मना कर दिया। फिर धीरे धीरे सारी चीजें हो गई। सरकारी जो गोदाम थे उनके सामने धरना किया गया, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया, सरकार किसानों ने कर देने से मना कर दिया, जंगल संबंधी कानूनों का भी उल्लंघन किया गया। ठीक है, तो इसमें होता क्या, इसकी विशेषताएं क्या क्या थी, तो विशेषताएं इस प्रकार थी। नंबर 1, सत्याग्रह या अहिंसक प्रतिरोध। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था, एक अहिंसक प्रतिरोध था, क्योंकि यहाँ पर इस आंदोलन में एक नियम पूर्वक सम्मान पूर्वक जो था उनके नियमों को न मानने का प्रयास किया गया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था, अहिंसक था और नागरिक प्रतिरोध की अवधारणा पर आधारित था। यह ऐसा आंदोलन था जो पूरी तरह से कानून के खिलाफ और शांतिपूर्ण अवज्ञा के सिद्धांत पर आधारित, पूरी तरह कानून के खिलाफ था और शांतिपूर्ण उनकी अवहेलना करना था, उनकी अवज्ञा का पालन न करना था। ठीक है, तो दूसरा जन आंदोलन था। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन में इतना सारा जनता, पहले के आंदोलन के विपरीत महिला, छात्र, किसान, श्रमिक सहित सभी वर्ग का प्रतिनिधित्व था। सबसे बड़ी बात क्या थी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन सबसे बड़ा जन आंदोलन था और इसमें महिला, छात्र, किसान और हर प्रकार जाति धर्म के लोग भी शामिल थे। प्रतीकात्मक विरोध, तो गांधी जी ने क्या किया, दांडी मार्च के लिए उन्होंने समुद्र के किनारे गए और वहां से जल जल से नमक तैयार किया और ब्रिटिश अंग्रेजों के खिलाफ प्रतीकात्मक अभिनव कार्य बन गया, जिससे उन्होंने देश में इसी तरह के विरोधों को प्रेरित किया। तो उन्होंने प्रतीक के तौर पर नमक को उठाया और कहा नहीं, अब ये हमारा है, इस पर हम आपको कर नहीं देंगे। ठीक है, तीसरी बात थी बहिष्कार। जैसे ही ये सविनय अवज्ञा सुना चला, वैसे नमक के साथ साथ लोगों ने क्या किया, ब्रिटिश सामान था जिसमें निर्मित सामान, सरकारी स्कूल, कॉलेज, अदालत, विधानमंडल सभी शामिल थे, इन सभी का बहिष्कार होने लगा। न्यायालयों से जो है, न्यायालय से जो भारतीय जो वकील थे उन लोगों ने इस्तीफा दे दिया, उनको नहीं, हम तुम्हारी कोई भी बात नहीं मानेंगे और हम लोग अपने खुद के नियम बनाएंगे। धरना किए गए, शराब की दुकानों के साथ साथ विदेशी कपड़ों की दुकानों पर अहिंसक धरना किए गए और जबकि बड़े पैमाने पर प्रदर्शन आयोजित किए गए और बड़े बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए गए। कर से इनकार, प्रत्येक भू राजस्व हो चाहे वो किसी प्रकार के सरकारी अन्य करों पर सभी भुगतान के लिए जो है सरकार, जो किसानों ने इनकार कर दिया, भारतीयों ने इनकार कर दिया, हम किसी प्रकार का कर आपको नहीं देंगे क्योंकि देश हमारा है और हम इसके जो है हकदार हैं, ये सब हमारा है। कारण क्या थे जैसे आंदोलन के, तो आप समझ सकते हैं कारण क्या रहे होंगे। सबसे पहले किसानों का आर्थिक शोषण किया गया होगा, भारतीय जनता का शोषण किया गया होगा कि जितनी भी भारतीय जनता थी अंग्रेजों के स्पेशल नियम होते थे और भारतीयों का हमेशा शोषण किया जाता था, उनसे एक्स्ट्रा कर वसूला जाता था ताकि उन्हें बहुत ही प्रताड़ित किया जाता था। तो कारण यही थे, कई आंदोलन, कई कारण थे जो ब्रिटिश सरकार शासन के प्रति समग्र असंतोष को दर्शाते हैं। नंबर 1 था आर्थिक शोषण। आर्थिक शोषण क्या होता है, भारत देश की संपत्ति को व्यवस्थित रूप से कराधान और अनेक व्यापार नीतियों के माध्यम से अंग्रेजों के पक्ष में हड़प लिया गया था। तो भारत देश की संपत्ति और अनेक सारी बहुमूल्य वस्तुओं को अंग्रेजों द्वारा जो है हड़प लिया गया था, ये भी एक कारण था। अपूर्ण राजनीतिक आकांक्षाएं थी कि साइमन कमीशन जब आया हुआ तो साइमन कमीशन, तो उसने क्या किया, अस्वीकृत और तुच्छ राजनीतिक सुधारों के कारण न्यासा ने पूर्ण स्वतंत्रता की इच्छा को और अधिक तीव्र कर दिया। जब साइमन कमीशन आया तो साइमन कमीशन के साथ रॉलेट एक्ट आया, तो रॉलेट एक्ट में क्या होता था, काला कानून जिसे कहा जाता था, उसमें बिना दलील बिना वकील सीधे कोर्ट में पेश, वो जेल में बंद कर दिया जाता था, कोई भी गवाह नहीं होता था, कोई भी दलील नहीं होता था, कुछ भी सुनवाई नहीं होती थी, डायरेक्ट कोर्ट केस जेल में बंद कर देते थे। तो ये सब गलत जो इनके कानून थे उनकी वजह से भी जो है ये आंदोलन और तेज हो गया। दमनकारी नीतियां थी, राजनीतिक रूप से सक्रिय लोगों के विरुद्ध दमनकारी उपाय बनाए गए, नागरिक स्वतंत्रता से वंचित करने से लोगों में आक्रोश हो गया, नागरिकों की स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई कि अगर कोर्ट में अगर कोई भी भर्ती होगी तो केवल अंग्रेज होंगे, हिंदू नहीं होंगे। तो ये सब चीजें गलत थी। सामाजिक और नस्लीय पूर्वाग्रह थे, शैक्षणिक संस्थानों से लेकर नौकरियों तक सार्वजनिक जीवन के सभी क्षेत्रों में अंग्रेजों द्वारा किया गया नस्लीय पूर्वाग्रह विद्रोह का एक कारण बन गया। जो भी कोई भी भर्ती होती थी, शैक्षिक संस्थान होता था, तो उससे सरकारी नौकरियां होती थी, हर जगह अंग्रेज दिखाई देते थे, मैन अधिकारी केवल अंग्रेज होते थे, तो ये भी कोई न कोई कारण बन गया था इसका। ठीक है,
दूसरा अंतर्राष्ट्रीय कारण क्या था, तो अंतर्राष्ट्रीय अन्य स्थानों पर उपनिवेशीकरण की सफलता ने भारतीय नेतृत्व के साथ साथ भारतीयों में भी उत्साह पैदा कर दिया। जब उपनिवेश हुआ तो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां अन्य देशों की आई, उन्होंने देखा नहीं भारतीय अच्छी है, भारतीय मेहनती है, तो उन्होंने भारतीयों को बहुत ज़्यादा उत्साहित किया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आशा की किरण और अपरिहार्य सफलता का आभास पैदा कि आप लोग जीत सकते हैं, अंग्रेजों को भगाइए यहाँ से, आप लोग खुद सक्षम आए और अपनी सरकार आप स्वयं बना सकते हैं, इनका सहारा लेना छोड़िएगा। तो इस तरीके से भी ये सब आंदोलन के लिए जो है प्रभावी हो गए। इसका कारण क्या रहा, इसका प्रभाव क्या रहा, 2-3 क्वेश्चन एक साथ मिले हुए हैं, मत कहना बोर हो गए। ये 3 क्वेश्चन एक साथ आए, प्रश्न स्पेशल भी आता है, विशेषताएं बताइए आंदोलन की और इसके प्रभाव क्या रहे, ये सब स्पेशल भी आते हैं। नंबर 1, राजनीतिक लामबंदी। जैसे ही सबने आगे आंदोलन हुआ तो इसने भारतीय समाज के एक बड़े हिस्से को लामबद्ध कर दिया, जिससे विभिन्न क्षेत्रों और वर्गों में बहुत मजबूत राजनीतिक चेतना और एकता पैदा हो गई। ये आंदोलन होने पर क्या हुआ, राजनीति मजबूती पैदा हो गई, बहुत सारे भारतीय जो थे एक साथ हो गए, कहा हम लोग अपना खुद शासन करेंगे और इसीलिए उनको राजनीतिक नेता दल इकट्ठे किए गए। ब्रिटिश दमन हो गया, ब्रिटिश सरकार ने 90,000 से अधिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। जब 90,000 से अधिक आप कार्यकर्ता भारत के गिरफ्तार कर लेंगे तो क्या होगा, नागरिक की अशांति व्याप्त हो जाती है और अशांति की वजह से उनका दमन हो गया। तीसरी बात, वार्ता, अंग्रेजों को वार्ता के लिए मजबूर होना पड़ा। जब इतना सारा एकदम पूरे देश में एक साथ प्रदर्शन हो गया तो अंग्रेज मजबूर हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप गांधी इरविन समझौता हुआ। तब जो इरविन उस वक्त कौन था, यहाँ का बादशाह कौन था, इरविन था। तभी गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। 12 मार्च 1930 दांडी मार्च हुई थी, 6 अप्रैल को समाप्त हुई थी और जब इतना सब ज़्यादा उत्साह हुआ तो फिर 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। आज वायसराय ने स्वयं गांधी जी से बैठ के बात की, जिसके तहत सरकार ने राजनीतिक कैदियों की रिहाई पर सहमत हो गई और शांतिपूर्ण धरना देने की अनुमति दे दी। और सरकार गांधी जी ने कहा भी कि आप मुझे शांतिपूर्ण धरना देने दीजिएगा और नहीं तो जो है हमारा उपद्रव ऐसे जारी रहेगा। तो सरकार जो है राजी हो जाती है और उन्हें शांतिपूर्ण धरना देने के लिए अनुमति दे देती है। दूसरी बात क्या होती है, गोलमेज सम्मेलन होता है। फिर उसी के बाद गोलमेज सम्मेलन होता है। इस आंदोलन के दौरान प्राप्त गति से लंदन में गोलमेज सम्मेलन आयोजन का जन्म हुआ। लंदन में गोलमेज सम्मेलन हुआ और इनका एजेंडा भारत के संवैधानिक सुधारों पर चर्चा। अब इन्होंने जब लंदन में क्वीन ऑफ विक्टोरिया को पता चला कि क्या हो गया, इतना ज़्यादा भारतीय क्यों भड़क गए, हमारा व्यवसाय पूरा व्यापार क्यों नष्ट कर रहे हैं, तो लंदन में गोलमेज सम्मेलन किया गया। तब कहा गया नहीं, गांधी जी उसमें शामिल होंगे और गांधी जी भारतीय सुधारों के बारे में चर्चा की गई। स्वतंत्रता के लिए दृढ़ संकल्प लिया गया। तत्काल स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफलता ने भारतीय नेताओं और जनता के अधिक जोश के साथ अपनी लड़ाई जारी रखने के लिए दृढ़ संकल्प स्थापित कर दिया। लेकिन जब हमारे भारतीय जीते नहीं, लेकिन उनके अंदर क्या हुआ, एक आक्रोश, उन्होंने नहीं अब हम जीत के मानेंगे, अगर मैंने लड़ाई शुरू की है तो लड़ाई का अंत भी करेंगे। सीमाएं क्या थी, इस आंदोलन कुछ सीमाएं भी थी, कई स्थानों पर ये कितना कितना रह गया। तो सामाजिक समावेशिता को सीमित करना, सामाजिक समावेश की, यद्यपि इसमें बड़ी संख्या में हालांकि लोग तो शामिल थे, फिर भी दलित और समाज के अन्य वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं किया गया। बहुत सारे दलित वर्ग वगैरह थे, इनके साथ कोई नहीं जुड़ा और इनका प्रतिनिधित्व नहीं किया गया। इसीलिए BR अम्बेडकर और अन्य लोगों ने कहा था कि यह सामाजिक मुद्दों को उचित रूप से शामिल नहीं करता है। तो अम्बेडकर वगैरह तो ये खिलाफ हो गए, इन्होंने कहा नहीं, असहयोग आंदोलन जो है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन सभी को सामूहिक रूप से कार्य नहीं करता है, नहीं तो इन्हें दलित को भी बराबर हिस्सेदार बनाना चाहिए था। दूसरी बात, समय समय पर हिंसा। हालांकि आंदोलन अहिंसात्मक था, अहिंसात्मक की वकालत करता है, लेकिन फिर भी हिंसा की घटनाएं लगातार देखी गई। समय समय पर प्रदर्शन होता रहता था, जैसे फॉरवर्ड ब्लॉक हुआ और वो क्या नाम उसका अभी चौरी चौरा कांड हुआ। हालांकि 1921 की घटना थी, लेकिन तब भी हुआ तो उसी लेवल में था। तो क्या होता था, अहिंसा आंदोलन चल रहा था लेकिन फिर भी हिंसा हो जाती थी समय समय पर। आंशिक रियायतें, और ब्रिटिश सरकार ने कुछ अधिकार तो दिए लेकिन पूर्ण अधिकार नहीं दिए, ये भी कुछ निराशा का कारण बन गया। बार बार गिरफ्तारी, गांधी जी जैसे नेताओं को बार बार गिरफ्तार का सामना करना पड़ा, जिससे आंदोलन सुचारू, निरंतरता और प्रभाव बाधित हो गया। तो ये सब सबने अवज्ञा आंदोलन था। सबने अवज्ञा आंदोलन में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, आप ध्यान रखिएगा। 3 पॉइंट में आप अगर नोट्स बना रहे हो तो आप नोट्स आराम से बनाएंगे। मैं देखो दोबारा आपको समझा देता हूँ। टोटल मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन था क्या, तो मैंने बताया कि दांडी मार्च से लेकर के आंदोलन की शुरुआत लिखना। आप ये सब नोट करिएगा, नोट करते जाइएगा। इसी में आप दांडी मार्च के बारे में भी वर्णन करिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं आपको जो दिखा रहा हूँ इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, कंप्लीट होता जाएगा। बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है, आप वीडियो बेहतर समझ लीजिएगा तब भी हो जाएगा।
इसकी विशेषताएं क्या क्या थी? तो विशेषताएं तो यही रही हैं कि सबसे पहले सत्याग्रह हिंसात्मक प्रतिरोध था, जन आंदोलन था, प्रतीकात्मक विरोध था, बहिष्कार था, धरना और प्रदर्शन था। ये सारी इसकी विशेषताएं थी, इसको भी नोट करिएगा। वीडियो को रोक के नोट कर लिया करो, ठीक है। उसी में कर से इनकार करना भी शामिल था, लोगों ने कर से इनकार कर दिया, इसकी विशेषताएं थी। बहिष्कार किया गया, जगह जगह धरने किए गए, कर से इनकार किया गया, सब आप बना के लिख सकते हो, खाली पॉइंट समझ लो बस। इसके कारण क्या रहे, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण क्या रहे? तो कारण तो सबसे पहली बात तो आर्थिक शोषण था, दूसरी दमनकारी नीतियां थी अंग्रेजों की, अपूर्ण राजनीतिक आकांक्षा, सामाजिक और नस्ली पूर्वाग्रह था, ठीक है। अंग्रेज जहां भी होता था, अंग्रेज ही दिखाई देते थे, हिंदुओं की बिल्कुल इमेज खत्म कर देती है, ये भी इसका एक कारण था। केंद्रीय अंतर्राष्ट्रीय कारक था, बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं, उन्होंने कहा अरे नहीं भारतीय आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोग योग्य हैं, आप अपना शासन चला सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, इनको जबरदस्ती जो प्रेरित का नहीं आप स्वतंत्र हो जाइएगा, इन लोगों को भगाइए यहाँ से। प्रभाव क्या रहा? तो बहुत सारे प्रभाव हुए। नंबर एक, लामबंदी, राजनीतिक लामबंदी बन गई, ब्रिटिश दमन हो गया, वार्ता भी करनी पड़ी अंग्रेजों को, इरविन को गांधी इरविन समझौता इसी के द्वारा हुआ था 1931 में। गोल लंदन में जब पता चला तो गोलमेज सम्मेलन हुआ, स्वतंत्रता के लिए दृढ़ संकल्प बना लिया गया, और अगर भारतीयों ने स्वतंत्रता के लिए दृढ़ संकल्प बना लिया कि नहीं अब हम स्वतंत्रता लेकर के ही मानेंगे। सीमाएं क्या क्या इसकी रही थी ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। सीमाएं क्या थी? नंबर एक, सामाजिक समावेशता को सीमित कर दिया गया कि जो सामाजिक समावेश है, क्या किया गया कि जो भी जैसे जो भी क्षत्रिय वर्ग था, सवर्ण वर्ग था, वो केवल युद्ध में आगे रहता था, और जो है अन्य जाति के लटी कौम के होते थे उनको नीचे पीछे कर देते थे। तो इससे अम्बेडकर भी गुस्से में आ गए, अन्य नेता जो है वो भी गुस्से में आ गए, समय समय पर हिंसा हो जाती थी, आंशिक रियायतें होती थी, बहुत कम छूट मिलती थी, बार बार गिरफ्तारी। तो इन सब चीज़ों ने क्या किया, उस आंदोलन को जो है एक नई दिशा दी, एक कमजोर वर्ग में शामिल कर दिया, ठीक है। तो गांधी इरविन समझौता हालांकि आपने देखा हुआ था, दांडी मार्च भी आप जानते हैं, बहुत सरल भाषा में है। अगले क्वेश्चन में हम आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखो क्या है, दूसरा क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी द्वारा सत्याग्रह पर निबंध लिखिए। सत्याग्रह, सत्य का आग्रह, उनका मतलब ये था कि मैं सत्य के लिए आपसे लगातार कहता रहूंगा, आप माने ना माने आपकी मर्जी। एक बार क्या होता है, हालांकि चैप्टर क्लास 12th में ही आपके पास इंग्लिश का चैप्टर 5 है, जो 10th है आपका, 12th की बात कर रहे हैं, इंग्लिश का चैप्टर 5 है, वहाँ पे इंडिगो नील की खेती के बारे में कहा गया है। जो हमारा बारडोली सत्याग्रह हुआ था, चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह नील की खेती पर आधारित था। तो वहाँ पे क्या होता है कि अंग्रेजों ने जबरदस्ती कर वसूलते थे। हालांकि 2 साल पहले ही ब्रिटेन ने प्रतिबंध लगा दिया था, कहा था कि नील पर कोई भी जबरदस्ती कर अंग्रेजों किसानों को प्रेरित नहीं करेगा कि आप लोग नील उगाएं, और जो है कोई भी आप पे कर नहीं लिया जाएगा। फिर भी ये जबरदस्ती कर लेते थे। तो गांधी जी वहाँ गए, गांधी जी ने जो था प्रयास किया कि नहीं इनको हम आज़ादी दिलाएंगे, इनसे कर वापस कराएंगे, लेकिन फिर भी क्या होता है वो मना कर देते हैं। जब गांधी जी कोर्ट में पहुंचते हैं तो वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, वो कहते हैं एक बाबा आया है, केवल लंगोटी पहने हुए है, और वो बाबा जो है हम लोग की मदद करना चाहता है, कोर्ट गया हुआ है, आज पता नहीं क्या अंग्रेज उसके साथ करेंगे। तो लोग उस बाबा को देखने के चक्कर में हजारों लाखों की संख्या में, जो मोतिहारी वहाँ का जो था कोर्ट, मोतिहारी में हजारों लाखों की संख्या में भीड़ लग गई। अंग्रेज अधिकारी बाहर नहीं निकल पा रहे थे, जो रूम में बंद हो गए। अब ये सब परेशानी नहीं लगा कि ये सब जो है आंदोलन करने आए हुए हैं, और इन्होंने गांधी जी से कहा आपकी हम शर्त मान लेंगे, कल ही जो है हमारी बहस होगी, और जो भी उसमें मुद्दा रखे जाएंगे आप बताइएगा, वही होगा, केवल आप इन लोगों को भगाइएगा यहाँ से। तो गांधी जी कहते जाइए आप लोग, चंपारण जीत लिया गया है, आपका आंदोलन जीत लिया गया है। और इस तरीके से जो है इसी को सत्याग्रह कहा जाता था, ठीक है। गांधी जी जबरदस्ती अहिंसात्मक रूप से सत्याग्रह चलाते थे। गांधी सत्याग्रह क्या होता है, गांधी चलाए गए 3 आंदोलन, सत्याग्रह पर कई आंदोलन चलाया गया, असहयोग आंदोलन चलाया गया, और उसके बाद में कौन से जो हमारा बारडोली सत्याग्रह चलाया गया, चंपारण आंदोलन चलाया गया, खेड़ा आंदोलन, गुजरात के खेड़ा नामक स्थान पर सूखे से प्रभावित किसानों को, किसान एक तो खेड़ा में सूखा पड़ गया, किसान बहुत पीड़ित थे, अंग्रेजों ने कहा नहीं आप लोग मुझे कर देंगे, तो उनके कर की मुक्ति दिलाने के लिए गांधी जी वहाँ गए, सत्याग्रह चलाया, और वहाँ पर किसानों को जीत दिलाई। असहयोग आंदोलन चलाया, अवज्ञा आंदोलन, ये सारे जो आंदोलन थे ये सत्याग्रह आंदोलन थे। 3 आंदोलन आपको लिखने हैं, बना के आराम से 3 लिख देना, हमने 4-5 बताए हुए हैं।
तो क्या होता है, महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह को एक राजनीतिक उपकरण के रूप में इन्होंने कहा बस सत्याग्रह, हम केवल सत्य के लिए आग्रह करेंगे, आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। उन्होंने एक राजनीतिक मुद्दा उसको बना लिया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले शुरुआत इसकी, दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ भेदभाव वहाँ होता था। दक्षिण अफ्रीका में क्या होता था, भारतीयों को छूत मानते थे, उनके साथ भेदभाव करते थे, तो वहाँ उन्होंने वहीं से शुरुआत की थी सत्याग्रह की। ठीक है, बाद में यही भारत की स्वतंत्रता के लिए भी इसका उपयोग किया गया। इन्होंने क्या किया, भारत की स्वतंत्रता के लिए भी इसका उपयोग किया गया। इसकी विशेषताएं क्या थी, सबसे पहले अहिंसा। इनका मानना था कि सत्याग्रह में आप हिंसा का प्रयोग नहीं करेंगे और सत्याग्रही अपने दुश्मन को नुकसान नहीं पहुंचाता है। इन्होंने कहा जो सत्य का आग्रह करता है, जो सत्य की डिमांड करता है, वो अपने दुश्मन को कभी हानि नहीं पहुंचाता है। और ये केवल अहिंसात्मक रूप से इन्होंने अपना सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। सत्य के लिए आग्रह, इनका मतलब क्या था, सत्य के लिए आग्रह। सत्याग्रही अपने केवल सत्य पर दृढ़ रहते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए हमेशा संघर्ष करते हैं। दृढ़ संकल्प, सत्याग्रही कभी भी लक्ष्य से नहीं हटते हैं पीछे। उदाहरण क्या थे, तो गांधी जी ने भारत की स्वतंत्रता के लिए सत्याग्रह का प्रयोग किया। अहिंसक नागरिक अधिकारों के आंदोलन के लिए भी सत्याग्रह का, जो भी अहिंसक नागरिकों के अधिकार होने चाहिए, उन अधिकारों के लिए भी गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग किया। उन्होंने अंग्रेजों से मांग की कि नहीं, हमारे लिए ये आंदोलन, हमारे लिए अधिकार होने चाहिए और इस तरीके से हम लोग सत्याग्रह करेंगे। आंदोलन कौन कौन से थे, तो सबसे पहले यही नील की खेती वाला है, ये इंडिगो सत्याग्रह है। कौन सा, इंडिगो है, नील की खेती, इंडिगो मूवमेंट, मूवमेंट यानी नील की खेती वाला आंदोलन। ठीक है, मूवमेंट इससे आंदोलन होता है। तो 1917 ईस्वी में क्या होता है, 1917 बिहार के चंपारण में नील की खेती के लिए आंदोलन। उस वक्त राजकुमार शुक्ला जो थे वहाँ के किसान थे, बटाईदार भी थे बेचारे, लेकिन ये कुछ पढ़े लिखे तो ज़्यादा नहीं थे, अनुभवी बहुत थे। इन्होंने गांधी जी के बारे में सुना था, गांधी एक ऐसा बाबा है जो सबकी मदद करता है अंग्रेजों से, तो इसीलिए गांधी जी के पास गया, गांधी को जबरदस्ती वहाँ लेके आए। तो चंपारण जिले में नील की खेती करने वाले किसानों की दयनीय स्थिति के खिलाफ यह पहला सत्याग्रह था। चंपारण सत्याग्रह नंबर 1 सत्याग्रह था। गांधी जी ने इस आंदोलन में भाग लिया और किसानों को न्याय भी दिलाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यही कहानी है इनकी। ठीक है, फिर दूसरा था खेड़ा आंदोलन। जब 1917 में ये जीत गए तो गुजरात के लोग पता चला नहीं, गांधी जी ने चंपारण जिता दिया है, वहाँ कर माफ करा दिया। तो खेड़ा के किसान थे, वो बेचारे, वहाँ उस वक्त सूखा पड़ गया था, लोग प्लेग और महामारी से पीड़ित थे, तो उन लोगों ने क्या किया वहाँ, और जबकि अंग्रेज जबरदस्ती उनसे लगान वसूल रहे थे, मार मार के जबरदस्ती उनकी वस्तुएं छीन लेते थे, भूखों मर जाते थे। तो गांधी लोगों ने गांधी जी को बताया, गांधी जी वहाँ गए और वहाँ भी सत्याग्रह किया उन्होंने, तो उनको भी जीत दिलाई। गुजरात के खेड़ा जिले में सूखे से प्रभावित किसानों के खिलाफ कर में छूट के लिए भी यह सत्याग्रह चलाया गया। खेड़ा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा खेड़ा के किसान पाटीदार समुदाय के लिए चलाया गया। खेड़ा के किसान पाटीदार या बटाईदार बोल सकते हो आप, समुदाय में प्लेग और हैजा के कारण पूरी फसल बर्बाद होने के बाद भी उच्च कर लिया जाता था। अब 23% कर का भुगतान उन्होंने, अंग्रेज जब पूरी फसल बर्बाद हो गई, प्लेग हैजा हो गया, लोग कुछ कर नहीं पाए, तब भी किसानों का नहीं, तो अंग्रेजों ने कहा नहीं 23% कर तब भी चाहिए। तो फिर गांधी जी वहाँ किसानों को लगान न देने के लिए प्रेरित किया और कर माफी की मांग की। कहा नहीं, आप लोग, हम तुम्हारे साथ हैं, आप भगवान गवर्नमेंट से कहिएगा कर माफ करें। ठीक है, आंदोलन के बाद ब्रिटिश सरकार ने मांग स्वीकार भी कर ली और केवल उन किसानों से कर वसूला जाएगा जो चुकाने में सक्षम थे। जिनके पास कुछ नहीं था उनको छोड़ दिया गया, उनको जो है माफ कर दिया गया। तो ये था 1917 चंपारण आंदोलन। फिर खेड़ा, क्रम से याद रखना, चंपारण के बाद खेड़ा हुआ गुजरात का 1918। तीसरा नंबर असहयोग आंदोलन, तो 1920-21 में चालू हुआ था, 1920 से 22 तक चला था। हालांकि आंदोलन जारी रहता है, लेकिन 1922 में चोरी चौरा नामक, लखनऊ के पास में ही है, चोरी चौरा नामक स्थान पर क्या हुआ कि लोगों ने, जो उग्रवादी थे, इन्होंने क्या किया, एक थाने में आग लगा दी, बहुत सारे पुलिसकर्मी जल करके राख हो गए। तो गांधी ने हिंसा सब देखी, उसके बाद इस आंदोलन को स्थगित कर दिया। तो असहयोग आंदोलन क्या था, ये अब ये हुआ क्यों था, ये जलिया असहयोग आंदोलन शुरुआत क्यों हुई थी, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया है। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया तो ये सब घटना को देखकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, जिसमें लोगों को ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग न करने का आह्वान, कहा कि नहीं, अगर अंग्रेजों ने हमारे जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो है इतना बड़ा नुकसान किया, हमारे जनधन की काफ़ी हानि कर दी, जबरदस्ती बिना सोचे समझे गोलियां चला दी, और अब हम कोई भी इनकी मदद नहीं करेंगे। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि कोई भी ब्रिटिश के लिए ना कोई कर देगा, ना ही इनकी मदद करेगा, इनसे जो है कोई भी डरेगा नहीं। इसी को असहयोग आंदोलन था। फिर हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन, तब 1930 ईस्वी, अभी अब हम पढ़ चुके हैं ऊपर। अब बताइए, वो वाला क्वेश्चन हमारा यहाँ भी काम करेगा। 1930 ईस्वी में गांधी ने सविनय आंदोलन चलाया, जिसका मुख्य उद्देश्य दांडी मार्च से शुरू होना था। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती दांडी नामक स्थान पर पहुंचकर जो है नमक कानून तोड़ा, और इसी को दांडी मार्च के नाम से जाना गया।
ठीक है। प्रसिद्ध आंदोलन था यह ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक पर लगाए गए कर के खिलाफ था। दूसरा है भारत छोड़ो आंदोलन, 1942 में आखिरी आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन। इसमें यह आंदोलन केवल एक ही आदेश था, अंग्रेजों से भारत को छोड़ने पर मांग के लिए शुरू किया गया था। हर जगह जगह पर भारत छोड़ो, अंग्रेज अंग्रेज भारत छोड़ो, ये नारे लगाए गए। गांधी जी का नारा था और उसके बाद से जो है ये आंदोलन जो है बहुत ज़्यादा जो किया गया और अंत में भारत स्वतंत्र हो गया। तो ये सब थे हमारे कौन से सत्याग्रह आंदोलन थे। जब आपके पास प्रश्न आए सत्याग्रह आंदोलन क्या होता है, तो गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था, सत्य के आग्रह पर आधारित था। ठीक है, इस पर निबंध भी आ सकता है, पूरा पूरा निबंध लिखने के लिए आ सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा जो क्या है, तो सत्याग्रह आंदोलन के अंतर्गत बहुत सारे आंदोलन आ सकते हैं। सत्याग्रह हो गया, दांडी मार्च हो गया, मैंने आपको हालांकि बताया भी, गुजरात के दांडी नामक स्थान पर दांडी मार्च हुआ था। तो दांडी मार्च जो था गुजरात कहाँ हुआ था, दांडी नामक स्थान पर साबरमती आश्रम से लोग चले थे। 240 मील की दूरी पैदल तय की थी और इसमें कितने 78 लोग शामिल थे, एक साथ 78 लोग शामिल थे। और इन्होंने जाकर के जो है गांधी जी ने आश्रम पर वहाँ समुद्र के किनारे पहुंचकर नमक बनाया और नमक कानून को तोड़ा। अपने हाथ में एक मुट्ठी नमक लिया और नमक कानून तोड़ा। तभी से जो है दांडी मार्च की शुरुआत की गई। इसमें बहुत सारे लोग, हालांकि स्टार्टिंग केवल 78 लोग ये थे हमारे गांधी जी। ये आप देख रहे होंगे इतने लोग इनके साथ थे। लोग कहते गांधी जी ने क्या किया, और कुछ किया नहीं, तो इतने लोग इनके साथ क्यों रहते थे, क्यों लोग इन पर आशा जुटाते थे कि गांधी जी ही हैं जो हमें आज़ादी दिला सकते। ये हमारे गांधी जी थे, ये इनका लुक था, देख सकते हैं आप। तो इतने लोग एक साथ पहुंचे थे दांडी मार्च के लिए और समुद्र के किनारे जाकर इन्होंने नमक कानून तोड़ा था। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो आप जानते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन में कई कारण रहे हैं। क्या था, सत्याग्रह। सत्याग्रह आंदोलन क्या होता है, तो सत्याग्रह में बहुत सारे आंदोलन, सबसे पहले चंपारण आंदोलन था, गुजरात के चंपारण नामक आंदोलन। ये देखो सत्याग्रह के बहुत सारे आंदोलन थे, बस मुख्य रूप से ये रहा चंपारण आंदोलन। ये कहाँ था, मोतिहारी में था, बेतिया मोतिहारी का आंदोलन था। और हालांकि ये तो धोखे से जीत लिया गया। इतनी सारी भीड़ अंग्रेज देख करके डर गए और उन्होंने कहा गांधी जी हम आपको जो है, हम आपकी बात को मानेंगे और कल आपके साथ जो है वार्ता की जाएगी, वार्ता में जो भी होगा वो स्वीकार किया जाएगा। तो चंपारण आंदोलन गांधी जी ने केवल धोखे से जीता गया। वहाँ जनता केवल गांधी जी को देखने आई थी और इन्हें लगा इतने सारे लोग अगर एक साथ हम पे अटैक भी कर दिया तो हम मारे जाएंगे। ये पहला प्रयोग था। बापू सत्याग्रह में अंग्रेज की हुकूमत हिल गई और नील की खेती किसानों को मजबूर करने वाले कानून को स्थगित करना पड़ा। ठीक है, चंपारण के बाद में इसी में था बारडोली सत्याग्रह था और बहुत सारे थे, खेड़ा आंदोलन था। ये सारे आंदोलन इसी दौरान चलाए गए थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सारे लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग और मिक्स शॉर्ट दोनों में है, इसलिए इनको तैयार करके चलिएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है उसके बाद हम बात करेंगे असहयोग आंदोलन, सविनय आंदोलन हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 को स्टार्ट किया था, 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। इसमें केवल यही कहा गया था कि भारत छोड़ो, अंग्रेज भारत छोड़ो, हमें नहीं आपका कोई भी नियम चाहिए। तो क्या होता है, भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, इस वक्त द्वितीय विश्व युद्ध चला था 1939 से 1945 तक में चला था। द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, ये सब चले हुए थे। द्वितीय विश्व युद्ध जो होता है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये सब घटनाएं घटित हुई थी। देखिए 1939 से 1945 तक चला है। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला, 1939 से 1945 तक। तो इसी दौरान 1942 में क्या होता है, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू, गांधी जी के द्वारा शुरू किया जाता है भारत छोड़ो आंदोलन। और इसमें क्या कहा गया कि भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 8 अगस्त 1942 को चला था, जिसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करना था, केवल ब्रिटिश सरकार हटाना। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया, जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बॉम्बे अधिवेशन में करो या मरो का नाम से नारा देकर गांधी सरकार देश को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने का आह्वान किया गया था। गांधी जी ने भारतीयों से कहा था करो या मरो, अगर आप हमारे साथ रहेंगे तो हम भारत को अंग्रेज को भगा देंगे और नहीं तो ये आपको ऐसे मारते रहेंगे। तो ब्रिटिश सरकार को भगाने के लिए केवल भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। इस आंदोलन में कई लोगों ने भाग लिया और कई ने गिरफ्तार भी किया गया।
कई लोग भाग लिया था, बहुत सारे लोग पूरे देश में चला था, तो कई जगह पर लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। इस आंदोलन के दौरान देश में कई जगहों पर स्वतंत्रता की भी घोषणा कर दी गई थी। कई स्थानों पर जो है अंग्रेजों को कतई भगा दिया गया, वहाँ स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई। इस आंदोलन के कारण ब्रिटिश सरकार को भारत से अपना शासन वापस, और यही आंदोलन था। फिर अंत में अब अंग्रेजों को ये लगा कि अगर हम लोग यहाँ से नहीं गए तो हम कम हैं और भारतीय टूट पड़ेंगे, तो हम सब के सब मारे जाएंगे, इसलिए इन्हें अपना आंदोलन भी वापस लेना पड़ा। कारण क्या क्या थे? तो क्रिप्स मिशन के कई कारण थे। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव था, क्रिप्स मिशन की विफलता थी। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया हुआ था, लेकिन इसने भारत को पूर्ण स्वशासन देने के बजाय केवल युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेटस देने का वादा किया। यह प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पसंद नहीं आया और उन्होंने इसे खारिज कर दिया। जब अंग्रेजों के साथ युद्ध हुआ तो उन्होंने कहा नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अंग्रेजों ने कहा आप लोग लड़िएगा मत हमसे, हमारे पास एक नया कानून आ रहा है, उसका नाम था क्रिप्स मिशन। इन्होंने कहा कि नहीं, आपको जो है हम आज़ादी देंगे, हम लोग यहाँ से जाएंगे। लेकिन फिर जब वो मिशन आया तो उसके नियम क्या थे? केवल भारतीयों को आश्वासन दिया गया कि आप लोग बिल्कुल स्वतंत्र हैं, अब पूरी तरीके से हम लोग भी रह सकते हैं, आप भी रह सकते हैं। लेकिन भारतीयों का प्रस्ताव उनका स्वीकार नहीं, उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, आपको अब हमारा भारत छोड़ना पड़ेगा। आपने बहुत शासन कर दिया, तो यही क्रिप्स मिशन की विफलता थी। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव जब बहुत सारे थे, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण भारत की अर्थव्यवस्था बुरी तरह पैसे से प्रभावित हो गई थी। युद्ध के दौरान महंगाई बहुत बढ़ गई, लोगों में भोजन की कमी हो गई, जिस कारण लोगों ने ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष बना दिया। महंगाई बढ़ी, भोजन की कमी हो गई, तो लोग जब भड़बड़ाए तो उन्हें लगा अंग्रेजों ने सारी गलतियां की हैं, और उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों के प्रति असंतोष उत्पन्न हो गया, जिससे और भी आंदोलन तेज हो गया। ब्रिटिश नीतियों में असंतोष, भारत की ब्रिटिश शासन की नीतियां जो थी वो भी असंतोष महसूस किया गया। उच्च कार्य सेना के लिए जबरन भर्ती, वो भारतीयों को जबरदस्ती भर्ती करके मरवा देते थे। दूसरे युद्ध के दौरान सेना के लिए लोगों को मजबूर कर देते थे कि आपको लड़ना जरूर पड़ेगा, लड़ रहे थे विदेश से, और जबरदस्ती भारतीय सैनिकों को मरवा रहे थे, तो इसीलिए भी असंतोष बढ़ गया। ठीक है। जापान का खतरा, 1942 में जापान ने भारत के आसपास के क्षेत्रों पर आक्रमण किया, जिससे भारत पर भी आक्रमण का खतरा बढ़ गया। अंग्रेजों को लगा कि उन्हें भारत में अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए भारत में बने रहने की जरूरत है, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लगा कि उन्हें भारत से अंग्रेजों के साथ सहयोग नहीं करना चाहिए। अर्थात अंग्रेजों को ये लगा था कि भारतीयों को अगर वो भारत में रहना चाहते हैं तो जापान से तभी सुरक्षित जब वो अंग्रेजों के साथ भारत में बने रहें। लेकिन भारतीयों ने कहा नहीं, इनका भारत में रहना ठीक नहीं, अगर ये भारत में रहे तो जबरदस्ती जापान कब्जा करेगा, और नहीं तो जापान हम लोगों से कुछ नहीं कहेगा। तो ये भी कहीं न कहीं कारण रहा है। भारतीय राष्ट्रवाद की वृद्धि, भारत में राष्ट्र की भावना लगातार बढ़ रही थी, तो जो राष्ट्रवाद बढ़ा तो लोगों संघर्ष किया, कहा नहीं, भारत को इनको जाना होगा। तो 8 अगस्त 1942 में इसकी शुरुआत हुई थी, और नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। उद्देश्य पूर्ण स्वतंत्रता थी, भारत छोड़ो करो या मरो का नारा लगाया गया था। ठीक है। आंदोलन का मुख्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश था, बिहार था, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मिदनापुर। ठीक है। उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मिदनापुर, ये सब क्षेत्र इसके आंदोलन के मुख्य थे। ठीक है। दूसरे इसका प्रभाव क्या रहा? तो प्रभाव क्या रहा होगा आप खुद बता सकते हैं। अंग्रेजों की नींव हिल गई, बहुत सारे लोग गिरफ्तार भी किए गए क्रांतिकारी, लेकिन फिर भी उन लोगों ने जो है क्या हुआ कि सरकार द्वारा कांग्रेस के नेतृत्व को गिरफ्तार करने के परिणाम स्वरूप राम मनोहर लोहिया, जेपी नारायण, अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, इन सभी को नेताओं का समूह बन गया, नए नेता तैयार हो गए। ठीक है। उसके बाद में आंदोलन को रोकने के लिए अधिकारियों ने हिंसा का सहारा लिया। भारत छोड़ो आंदोलन करीब 1 लाख लोगों को गिरफ्तार किया, महिलाओं, बच्चों को भी नहीं बख्शा गया, बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को भी जेल में बंद कर दिया गया। अंग्रेजों कांग्रेस को एक गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया गया। इस प्रकार उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। गांधी जी को अंततः 1944 में खराब स्वास्थ्य के कारण आगा खान महल में नजरबंदी में रिहा कर दिया गया। गांधी जी को भी इसी में 1942 में कैद कर लिया गया। 1.5 साल जब इनका स्वास्थ्य ज़्यादा खराब था तो आगा खान महल में, जेल तो छोड़ दिया, आगा खान महल के अंदर इनको जबरदस्ती कैद कर दिया गया। सरकार के प्रति वफादारी में काफ़ी गिरावट आई। पता चला कि राष्ट्रवाद कितनी गहराई तक पहुंच चुका था। सरकार के प्रति सब खिलाफ थे, तो आज उन्हें पता चला कि नहीं, ये राष्ट्रवाद बहुत ही खिलाफ चीज़ है, ये हमें यहाँ रहने नहीं देंगे। लोगों के नेतृत्व की मांग पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई। हालांकि निर्देशों की सीमाओं के कारण हिंसा और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की छिटपुट घटनाएं हुई। जब इन्होंने निर्देश नहीं पालन किया गया तो लोगों ने क्या किया, हिंसा किया, जो भी सरकारी संस्था थी उनको नष्ट किया। कई इमारतों को आग लगा दी गई, बिजली लाइनें काट दी गई, परिवहन संपर्क बाधित हो गए। तो ये सब प्रोसेस लगातार जारी रहा।
बहुत भयंकर रूप ले लिया जो है भीड़ ने, और इस आंदोलन में यह सत्य स्थापित कर दिया गया कि अब भारत पर मूल निवासियों की इच्छा के बिना शासन करना संभव नहीं है। और यही आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन जो था, इसी ने सिद्ध कर दिया कि इनका बिना इच्छा के कोई भी यहाँ शासन नहीं कर सकता है। इसका एक अन्य प्रभाव यह हुआ कि राष्ट्रीय आंदोलन के एजेंडे पूर्ण और तत्काल स्वतंत्रता की मांग को आगे बढ़ाया गया। लोगों ने अद्वितीय वीरता का परिचय दिया, वे दमन के आगे नहीं झुके बल्कि आंदोलन जारी रखा। कई लोग मारे गए, लेकिन माने जाने पर भी वो लोग झुके नहीं और उनका आंदोलन लगातार जारी रहा। अंत में उन्होंने आज़ादी दिला के ही माने। ठीक है, तो ये था हमारा भारत छोड़ो आंदोलन। इसके बाद हम लोग और क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। हमारे पास असहयोग आंदोलन, बहुत सारे इंपॉर्टेंट आंदोलन, सारे में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए जय हिंद।